हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को जीएसटी में कुछ डेफिनेशन बताने वाली हूँ। ये डेफिनेशन के सेक्शन भी अपन याद रख सकते हैं। जैसे जीएसटी में व्यक्ति पर्सन की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 सब सेक्शन 84 में। अब व्यक्ति का मतलब क्या है? व्यक्ति के अंतर्गत निम्नलिखित को शामिल किया गया है। कोई व्यक्ति, कोई हिंदू अविभाजित परिवार मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोई कंपनी, कोई फर्म, कोई सीमित दायित्व भागीदारी, कोई व्यक्ति संगम या व्यष्टि निकाय भारत में या भारत के बाहर निर्मित हो या ना हो, फिर किसी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई निगम या सरकारी कंपनी, फिर भारत के बाहर किसी देश की विधि द्वारा या उसके अधीन निगमित कोई निगमित निकाय, मतलब वो भारत के बाहर भी अगर कोई निगमित निकाय है तो वो भी एक व्यक्ति की परिभाषा के अंतर्गत ही आएगा। फिर है सरकारी सोसाइटी से संबंधित किसी विधि के अधीन पंजीकृत कोई सहकारी समिति, मतलब सहकारी सोसाइटी से संबंधित कोई भी कानून है उसके अधीन अगर कोई सहकारी सोसाइटी बनी है, कोई समिति बनी है तो वो भी व्यक्ति के अंतर्गत आएगी। फिर है कोई स्थानीय प्राधिकारी, कोई भी स्थानीय प्राधिकारी है वो भी व्यक्ति की परिभाषा में आएगा। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारें भी व्यक्ति की परिभाषा में आएंगी। समिति पंजीयन अधिनियम 1860 के अधीन यथा परिभाषित समिति, 1860 का एक समिति पंजीयन अधिनियम है, उसके अंतर्गत अगर कोई समिति को परिभाषित किया गया तो वो भी एक व्यक्ति के अंतर्गत आएगी। फिर न्यास, जिसे अपन ट्रस्ट भी बोलते हैं, वो भी व्यक्ति के अंतर्गत आएगा। और प्रत्येक ऐसा प्रतिविधिक व्यक्ति, विधिक मतलब कोई भी कानूनी रूप से निर्मित व्यक्ति जो उपयुक्त किसी में नहीं आता, अगर इनमें से भी किसी में नहीं आता तो लेकिन अगर वो कानूनी रूप से प्रतिनिधि रूप से निर्मित कोई व्यक्ति है तो वो भी व्यक्ति की परिभाषा के अंतर्गत आएगा, भले ही वो इनमें से किसी में नहीं होता। ठीक है, अपन एक बार फटाफट और देख लेते हैं कौन? कोई व्यक्ति, कोई हिंदू अविभाजित परिवार, कोई कंपनी, कोई फर्म, कोई सीमित दायित्व भागीदारी, कोई व्यक्ति संगम या व्यष्टि निकाय भारत या भारत के बाहर निगमित हो या ना हो, किसी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम या प्रांतीय नियम द्वारा उसके अधीन स्थापित कोई निगम या सरकारी कंपनी, भारत के बाहर किसी देश की विधि द्वारा या उसके अधीन निगमित कोई निगमित निकाय, सहकारी सोसाइटियों से संबंधित किसी विधि के अधीन पंजीकृत कोई सहकारी समिति, कोई स्थानीय प्राधिकारी, केंद्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार, समिति पंजीयन अधिनियम 1860 के अधीन यथा परिभाषित समिति, ट्रस्ट, न्यास और प्रत्येक ऐसा प्रतिनिधिक व्यक्ति जो व्यक्ति किसी में नहीं आता। ठीक है, अब अपन ये तो व्यक्ति की परिभाषा हो गई सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 में। फिर एक कर योग्य व्यक्ति भी आता है। कर योग्य व्यक्ति की डेफिनेशन है सेक्शन 2 अंडर सेक्शन 107 में, और पंजीकृत व्यक्ति रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन है सेक्शन 2 अंडर सेक्शन 94। इनके अपन को सेक्शन याद कर लेने जरूरी है। बाकी कर योग्य व्यक्ति तो अपन समझते ही है कि ऐसा व्यक्ति जो कर देने के लिए उत्तरदायी हो गया, वो कर योग्य व्यक्ति है। पंजीकृत व्यक्ति ऐसा जो कर देने के लिए उत्तरदायी हो गया और उसने पंजीयन रजिस्ट्रेशन भी ले लिया है, वो पंजीकृत व्यक्ति हो गया है। तो इनके सेक्शन अपन को याद कर लेने हैं। फिर है कारोबार, टोटल टर्नओवर, कुल कारोबार मतलब टोटल एग्रीगेट टर्नओवर, इसकी परिभाषा मतलब देख लेते हैं कि कुल कारोबार में क्या क्या शामिल है। तो जितनी भी टैक्सेबल सप्लाईज होती है, जितनी भी कर योग्य आपूर्तियां होती हैं, वो सब टोटल टर्नओवर में शामिल होती है। इसमें लेकिन क्या शामिल नहीं होता? आवक आपूर्ति, मतलब कैसी? जिसपे अपन को रिवर्स चार्ज के आधार पर टैक्स देना पड़ता है। रिवर्स चार्ज अपन आगे पढ़ेंगे, तो जिनमें रिवर्स चार्ज के आधार पर टैक्स देना पड़ता है वो आवक आपूर्ति को छोड़ दिया जाए तो सारी टैक्सेबल आपूर्तियां और एग्जाम्प्ट सप्लाई जो भी छूट प्राप्त आपूर्ति है, मतलब जिसमें भले ही टैक्स नहीं लगता लेकिन वो भी टर्नओवर में शामिल होती है, टोटल टर्नओवर में। वस्तु सेवाओं या दोनों का निर्यात, अगर अपन कोई चीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं भले ही वो जीरो रेटेड में आती है लेकिन वो टोटल टर्नओवर में शामिल होंगी। तो अगर किसी का निर्यात कर रहे हैं, इंटर स्टेट सप्लाई अंतरराज्यीय आपूर्ति कर रहे हैं तो ये भी टोटल टर्नओवर में शामिल होगी। और समान स्थायी खाता संख्या मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन कार्ड भी होता है, उसके आधार पर अखिल भारतीय आधार पर गणना की जाती है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए मुकेश अंबानी, उनका एक ही पैन कार्ड होगा, उनके एक पैन कार्ड से पूरे भारत में अलग अलग जगह पे बिजनेस रजिस्टर्ड होंगे एक ही पैन से, तो उस पैन संख्या के आधार पर उनके पूरे भारत के बिजनेस देखे जाएंगे और उन सभी का टोटल टर्नओवर देखा जाएगा कि वहां की आपूर्तियां कितनी हुई हैं। तो ये सब भी इसमें मतलब स्थायी खाता संख्या की अखिल भारतीय आधार पर गणना की जाती है। लेकिन इसमें शामिल क्या नहीं करते? जो भी टैक्सेस पे किए गए हैं किसी के द्वारा या टैक्सेस मिले हैं किसी को, जैसे यूटी जीएसटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, तो टोटल टर्नओवर में टैक्सेस को नहीं जोड़ा जाता और ना ही जो आवक आपूर्ति के आधार पर अपन रिवर्स चार्ज के आधार पर टैक्स देते हैं उसे भी इंक्लूड नहीं किया जाता। बाकी सभी चीजों को टोटल टर्नओवर में इंक्लूड किया जाता है। अब अपन देख लेते हैं व्यवसाय, बिजनेस की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में है। तो सीजीएसटी एक्ट 2017 के सेक्शन 2 अंडर सेक्शन 17 के अंतर्गत मतलब धारा 2 और उपधारा 17 में व्यवसाय की परिभाषा दी गई है। देख लेते हैं व्यवसाय की परिभाषा में क्या है। कारोबार या व्यवसाय में निम्नलिखित विवरण शामिल है। क्या क्या शामिल है? कोई व्यापार, वाणिज्य, निर्माण, पेशा, व्यवसाय, साहस, दाव या कोई अन्य सामाजिक गतिविधि, चाहे वह एक आर्थिक लाभ के लिए है या नहीं। अगर कोई भी अपन व्यापार, वाणिज्य, पेशा, साहस, दाव कुछ भी करते हैं, चाहे वो एक आर्थिक लाभ कमाने के लिए हो या ना हो, लेकिन वो व्यवसाय की परिभाषा में शामिल होगी। यहाँ तक कि यदि कोई व्यापार, निर्माण, वाणिज्य, पेशा जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है या उससे कोई लाभ अर्जित नहीं किया जाता तो भी इसको व्यवसाय माना जा सकता है। ठीक है, मतलब अगर कोई व्यापार, वाणिज्य, निर्माण, पेशा भले ही उससे कोई भी आर्थिक लाभ नहीं हो रहा, कोई भी लाभ नहीं कमाया जा रहा, लेकिन उसे भी व्यवसाय की परिभाषा में शामिल किया जाता है। उपरोक्त के संबंध में उसके संयोगिक या सहायक कोई गतिविधि या लेन देन, अगर कोई अपन व्यवसाय कर रहे हैं, अगर उसके सहायक में कोई अन्य क्रिया भी कर रहे हैं तो उसे भी अपन व्यवसाय ही मानेंगे। मतलब अगर कोई अपना टैक्सेबल व्यवसाय चल रहा है और उसकी कोई सहायक क्रिया है तो उसको भी व्यवसाय माना जाएगा, वो भी टैक्सेबल नहीं होगा। फिर व्यवसाय को शुरू करने या बंद करने के संबंध में वस्तुओं
पूंजीगत वस्तुओं को शामिल करके और सेवाओं की आपूर्ति या अर्जन करना। मतलब अगर अपन कोई व्यवसाय शुरू कर रहे हैं या बंद कर रहे हैं, तो जो भी वस्तुएं या सेवाएं अगर अपन शुरू कर रहे हैं तो वस्तु और सेवा को खरीदेंगे, और अगर बंद कर रहे हैं तो वस्तु और सेवा को, जो भी अपने पूंजीगत वस्तुएं हैं अपने व्यापार की, उनको बेचेंगे। तो दोनों में से कुछ भी कर रहे हैं तो वो भी व्यवसाय की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। फिर किसी क्लब, संघ, समाज या वैसी संस्था द्वारा उसके सदस्यों के लिए किसी अंशदान या किसी अन्य प्रतिफल के लिए कोई सुविधा या व्यवस्था। कोई संघ, क्लब वगैरह रहते हैं जिनमें उन क्लबों से, क्लब के मेंबरों से कुछ भी चंदे के रूप में या अंशदान के रूप में राशि ली जाती है, उनको कुछ कोई भी सेवाएं प्रदान की जाती है। जैसे सोसाइटियां वगैरह रहती हैं, वहाँ के लोगों से कोई भी नई सर्विस शुरू करने के लिए, सोसाइटी में कुछ भी करने के लिए, तो अपन चंदे के रूप में या कुछ भी अंशदान के रूप में कोई राशि लेते हैं, तो वो भी व्यवसाय की परिभाषा के अंतर्गत ही आती है। क्लब और उसके सदस्यों को अलग अलग व्यक्तियों के रूप में माना जाता है। ये एक नोट है, मतलब जो भी क्लब या संघ होते हैं, उनमें जो क्लब होता है और जो उसके सदस्य होते हैं, उनको सबको अलग अलग व्यक्ति के रूप में माना जाता है। ऐसा नहीं होगा कि क्लब पूरे इकट्ठे को, पूरे सभी सदस्यों को मिला के केवल एक व्यक्ति, नहीं, उनके सदस्यों को सबको अलग अलग एक एक व्यक्ति माना जाएगा। फिर किसी भी परिसर में प्रतिफल के बदले व्यक्तियों का प्रवेश, जैसे अपन देख लेते हैं कहीं स्विमिंग पूल वगैरह नहीं बने रहते बड़े बड़े, वहां पर जाते तो वहाँ, या फिर कोई बहुत बड़ा वाणिज्य मेला लगा रहता है तो वहाँ एंट्री फीस लगती है, मतलब प्रवेश करने के लिए कोई शुल्क देना पड़ता है, तो उसे भी व्यवसाय के अंतर्गत ही मानते हैं। मतलब किसी भी परिसर में प्रवेश के लिए कोई शुल्क लेना, वो भी व्यवसाय के अंतर्गत आता है। फिर किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे पदधारक के रूप में दी गई सेवाएं जो उसने अपने व्यापार, पेशे या कारोबार के दौरान या उसे अग्रसर करने के लिए स्वीकार किया हो। अगर कोई व्यक्ति अपना व्यापार या पेशा आगे बढ़ाने के लिए किसी पदधारक के रूप में कार्य करता है, तो वो भी एक व्यवसाय के अंतर्गत उसको परिभाषित किया गया है। और इसमें ये व्यवसाय की परिभाषा में जितनी भी चीजें बता दी गई, इनमें आवृत्ति या निरंतरता को कंसीडर नहीं किया जाता। मतलब निरंतरता की वो रेगुलर चल रहा है, उसको कंसीडर नहीं करते। अगर एक बार भी कोई चीज हुई है तो उसे अपन बिजनेस व्यवसाय मानेंगे, वहां पर निरंतरता को कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक है बच्चों, थैंक यू।